नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज आर्टिकल 356 के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करा था और आज देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल या फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट किन प्रोविजनों के आधार पर इन्हें लागू किया जा सकता है, इनका एक्सटेंड क्या है और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं इन्हें लागू करने के लिए। इन चीजों के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 356 जो है ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बात कर रहा है, यानी जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है स्टेट का। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, अभी थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको। और आर्टिकल 356 पर आने से पहले दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिन्हें देख लेना बहुत जरूरी है। पहला जो आर्टिकल है आपका वो 355 है और दूसरा जो आर्टिकल है वो 365। यानी 356 को पढ़ने से पहले दो अनुच्छेदों को देखना बहुत आवश्यक है। पहला 355 और दूसरा जो है वो 365। आर्टिकल 355 ये मेंशन करता है कि स्टेट जो है, और ये मैंने आपसे बताया था कि स्टेट को जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग दे रहा है ये आर्टिकल आपका देता है। और वहां पे ये मेंशन किया गया है कि यूनियन यानी सेंटर जो है प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट को। कब करेगा? फ्रॉम एनी external disturbance, internal disturbance or external aggression. यानी it shall be the duty of the center or union to protect the state from any external aggression and internal disturbance. तो दो बातें यहां पे क्लियर हैं। पहली चीज क्या कि ये कह रहा है कि it shall be the duty of the union। किसकी ड्यूटी होगी? यूनियन की ड्यूटी होगी। किस बात की ड्यूटी होगी? कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। किसे प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो दो चीज है। पहली, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है और दूसरा जो है वो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस है। और वर्ड जो यूज हुआ है यहां पे सेल वर्ड यूज हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है किसकी? यूनियन की, कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। और दूसरी बात, इसी आर्टिकल में जो दूसरी बात है वो महत्वपूर्ण है और वो ये क्या कहता है? इंश्योर करेगा, यानी यूनियन इंश्योर करेगी किस बात को? द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैरीड ऑन according to or as per the provision of the constitution। यानी यहीं पे ये बात मेंशन कर दी गई है कि अगेन यूनियन किस बात को इंश्योर करेगा? इंश्योर किस बात को कर रहा है? कि स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट कैरीड ऑन किस बात को इंश्योर करेगा? कि वो कैरीड ऑन, कि वो अपने जो राज्य सरकार हैं वो अपने कार्यों को, अपने फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हैं। यानी स्टेट संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को कौन इंश्योर करेगा? यूनियन करेगा।
और ये बात कहां बताई गई है आपकी आर्टिकल 355 में मेंशन किया गया है। यानी 355 में दो बात, पहली चीज तो इनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इंपोज किया गया है जो कि मैंडेटरी है, किस बात से कि स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रेशन और कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो, और एट द सेम टाइम 355 कह रहा है कि यूनियन इस बात को इंश्योर करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना कार्य जो है वो किसके अनुरूप करे, संविधान के अनुरूप करे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स if the state is not doing their business in the consonance of the constitution, तो इसे नोटिस में ले सकता है कौन, यूनियन। तो पहली बात ये 355 की बता रहा है, और ये क्या इंश्योर करता है, स्टेट को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रखता है, सॉरी यूनियन को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रख रहा है। कहने का मतलब कि इस बात को कौन सुपरवाइज करेगा, इस बात को कौन इंश्योर करेगा, यूनियन। मैं आपसे कह रहा था कि ये फेडरलिज्म में यूनियन को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रखता है, और मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहां प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, यानी रिलीजन के ग्राउंड्स पर, लैंग्वेज के ग्राउंड्स पर स्टेट्स जो है वो डिवाइडेड है। तो ऐसी जो डिसाइसिव फोर्सेस हैं वो इस तरीके से कार्य ना करें, इसके लिए स्ट्रॉन्ग को क्या, स्टेट को और सॉरी यूनियन को क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रखा गया है टू कंट्रोल, कि ये अपना कार्य जो है वो संविधान के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगेन 365 जो है ये क्या मेंशन करता है कि व्हेन द यूनियन हैज गिवन द एनी डायरेक्शंस टू द स्टेट, यानी यूनियन ने यदि कोई डायरेक्शन दिया हुआ है स्टेट को एंड स्टेट इज फेल टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन, यानी यूनियन के द्वारा क्या दिया गया है, कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, किसको दिया गया है डायरेक्शन, ये स्टेट को दिया है, और स्टेट जो है ऐसे डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, fail to comply with the directions which is given to the union by the union to the state। तो ऐसी स्थिति में ये लॉफुल होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए ये बात लॉफुल होगी कि वो इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि स्टेट में जो कार्य हो रहा है वो कैसे नहीं हो रहा है, यानी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, ऐसी परिस्थितियां अराइज कर गई हैं जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कार्य नहीं हो रहा है। यानी इट शैल बी लॉफुल टू प्रिज्यूम फॉर द प्रेसिडेंट, यह प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा, लॉफुल होगा, इस बात को प्रिज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज अ सिचुएशन, राइज कर चुकी है ऐसी सिचुएशन कि ये जो स्टेट है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि ये दो प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद हम चलेंगे कहां पे, 356 में। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि यूनियन ही इंश्योर करेगा, किस बात को इंश्योर करेगा, कि वो संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। और यहां पे यदि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स को यदि डायरेक्ट किया गया है, मैंडेट किया गया हुआ है स्टेट को, और स्टेट जो है उसे कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसे फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट इस बात को क्या कर सकता है, ये उसके लिए लॉफुल होगा कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो चुकी हैं या सिचुएशन हैज अराइजेस, सिचुएशन क्या हो चुकी है, राइज कर रही है, किस चीज की, कि स्टेट इज नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। तो ये बात, यदि ये दो बातें आपकी क्या है, आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में 356 की कार्यवाही को क्या किया जा सकेगा, किया जा सकेगा। तो 356 मैंने आपको बताया था कि 356 का जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पल है, वो
352 को क्या करता है, फोर्टिफाइड करता है, ये उसे सब्सटेंटिएट करता है, ये उसे और मजबूत करता है। किसको? ये 356, यानी 356 इफेक्चुएट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 352। और इसके लिए ये कैसे कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि यदि आपके यहां नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है और यहां पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कर रहा है, और जहां बात की गई है किस बात की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो चुकी है, फेल कर चुकी है। सपोज यहां पे मैंने आपसे बताया कि नेशनल इमरजेंसी जो इंपोज होगी वो 3 ग्राउंड्स पर हो सकती है, और मोर देन 1 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड जो है वो कौन है आपका, वॉर है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और तीसरा क्या है, आर्म्ड रिवेलियन। इन 3 ग्राउंड्स के आधार पर भारत में या उसके किसी स्टेट में या उसके किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया जा सकता है। यानी नेशनल इमरजेंसी कैन बी इंपोज्ड कहां पे, इन होल इंडिया और द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या एनी पार्ट ऑफ सच टेरिटरी किया जा सकता है। सपोज अब ऐसी स्थिति में यहां पे मान लीजिए कि यदि किसी पार्ट में, टेरिटरी या किसी भाग में भारत के यदि नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया है, और यदि किसी स्टेट को एक डायरेक्शन दिया गया है कि उसे ऐसे डायरेक्शन को फॉलो करना है, ऐसी स्थिति में स्टेट इस बात को डिनाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस और नो? स्टेट इस बात को डिनाई कर सकता है, हाँ या ना? मान लीजिए कि एक स्टेट में नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया है उसके एक टेरिटरी में, और उसके एडजेसेंट किसी स्टेट को या अदर स्टेट को आपने कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनियन ने क्या दिया हुआ है, कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, और वो डायरेक्शन ये स्टेट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, बोलिए, तो ऐसी स्थिति में ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकती है या नहीं हो सकती है? यानी स्टेट जिस चीज को और जिस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना चाह रही है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यानी उस समय जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया है भारत के किसी भाग पर, और अन्य राज्यों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करें, और यदि स्टेट इस बात के लिए फ्री होंगे तो नेशनल इमरजेंसी फ्रस्ट्रेट कर जाएगी, सफर कर जाएगी। नहीं समझ पाया? तो मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसी स्थितियों में यदि यूनियन जो है उन्होंने क्या दे दिया है, स्टेट को यदि कोई डायरेक्शन दिया हुआ है तो उन्हें क्या करना होगा, इसे फॉलो करना होगा, इसे ओबे करना होगा। और यदि ऐसी परिस्थिति में स्टेट उसे फॉलो नहीं करता है, फेल टू कंप्लाई, तो इसके बारे में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि यहां पे क्या नहीं चल रहा है, ये जो कार्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुरूप नहीं है, और यहां पे क्या इंपोज किया जा सकता है, 356 लगा करके इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रोविजन को मजबूत करने के लिए ये प्रोविजन भी लाया गया है। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस, ये फोर्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे सब्सटेंटिएट कर रहा है, मजबूत कर रहा है उसे। ऐसे बहुत सारे राज्य हो सकते हैं ना, मान लीजिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी इंपोज किया है और साउथ के जो स्टेट्स हैं वो आपकी बात ही नहीं मान रहे, बोलिए, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ये प्रोविजन काम आएगा कि नहीं आएगा? तो पर्पज ये है, और इस प्रोविजन को इफेक्चुएट करना है, इसे मजबूत बनाने के लिए ये प्रोविजन लाया है। और बाबा साहब ने, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस बात को मेंशन किया था उन्होंने कि इट मस्ट बी अ डेड लेटर, it should be a dead letter, it should not be used in a general, it should be used in exceptional circumstances and conditions। इसे कैसे यूज होना चाहिए, एक्सेप्शनल कंडीशन में यूज होना चाहिए। लेकिन मोस्ट अब्यूज जो प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 356, ठीक है भाई, वॉट एवर रीजन मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला जो प्रोविजन है वो कौन सा है, जबकि बाबा साहब ने इसके बारे में क्या कहा था, इसका जो प्रयोग होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, आपका डेड लेटर की तरह होना चाहिए, डेड लेटर की तरह होना चाहिए, यानी इसको इन जनरल आप यूज नहीं करेंगे। चलिए, इतनी बात आपको मैंने आपको बताया, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि कब ये इंपोज किया जा सकेगा, तो इसके बारे में प्रोविजन बताया कि यदि कोई डायरेक्शन दिया गया है तो उसे कंप्लाई करना होगा, तभी तो मैं मानूंगा कि
आप संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। यदि आपने उसको फॉलो नहीं करा है तो ये मैं मान लूंगा कि आपने संविधान के अनुरूप कार्यवाही अपनी नहीं कर रहे हो। बोलो भैया। अच्छा, और भी कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं इनको इंपोज करने के, तो इनके और भी ग्राउंड्स हो सकते हैं इंपोज करने के, ठीक है। तो कब इंपोज किया जाएगा ये मैं बता दूं आपको। पहले प्रोविजन जो 356 में दिया गया है उन प्रोविजंस को देखा जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि और अदर्स ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो दो बातें आपके दिमाग में आ गई। पहली चीज क्या है कि यूनियन इंश्योर कर रहा है, तो इस लिहाज से वो इस बात को इंश्योर करेगा। दूसरा, 365 में ये बताया गया है कि कोई डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब मैं प्रिज्यूम कर लूंगा। आगे 356 में जो प्रोविजन है, एज पर द प्रोविजन हम देखा जाए कि यहां पे मैंने आपसे बताया कि यहां यदि क्या मिला हुआ है, एनी रिपोर्ट्स, और ये जो रिपोर्ट्स आर अदरवाइज, बोलो भैया, आर अदरवाइज, और ये जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स किसके द्वारा दी जा रही है? रिपोर्ट्स जो दिया जा रहा है वो गवर्नर के द्वारा दिया जा रहा है। तो गवर्नर्स ने कोई रिपोर्ट दिया है या अदरवाइज ये प्रेसिडेंट को मिलती है। किसको मिल रही है? प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड क्या? एनी रिपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज। बोलो बेटा। तो यहां पे रिपोर्ट्स रिसीव किया गया किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, या अदरवाइज। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये गवर्नर्स की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई होगा, ये अदरवाइज भी हो सकता है। अदरवाइज इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और भी सूचना है उन्हें प्राप्त हो सकती है। ऐसा कंडीशन आ सकती है कि गवर्नर महोदय जो हैं वो किसके साथ मिल जाए? सीएम के साथ मिल जाए, और ऐसी स्थिति में ये कोई रिपोर्ट ही ना करे, तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है, ये सुओ मोटो भी हो सकता है। अदरवाइज ये इनका खुद का क्या हो सकता है? अपना हो सकता है। वो कंडीशन मैं बताऊंगा आपको कब है। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहा है, प्रेसिडेंट क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई होते हैं। और किस पर हो रहे हैं? when the president has received the reports of the governor or otherwise, ये क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है। किस बात का? सेटिस्फैक्शन। जो यहां पे मटेरियल आया है उस मटेरियल को देखने के बाद, या अदरवाइज कि ऐसा जो स्टेट है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पा रहा है, और इस बात पे यदि वो सेटिस्फाई है तो मे प्रोक्लेम, क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय? मे प्रोक्लेम। क्या प्रोक्लेम किया जा सकता है यहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा? मे प्रोक्लेम कि फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बोलो भैया, यानी यहां पे प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है वो किसमें वेस्ट किया जा सकता है? गवर्नर्स में किया जा सकता है, या प्रेसिडेंट इटसेल्फ में, या उसके किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में किया जा सकेगा। मैंने आपसे कहा कि यहां पे जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर किस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन। ये किसके हैं? सेंटर के। और दूसरी इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनके पास दोहरी जो है वो बाध्यता है, कर्तव्य है। पहला जो है वो क्या है? एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर और यूनियन, और दूसरा जो है एज अ हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य के ये क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। और दूसरा ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन, बिकॉज द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब इन्हें माना जाता है कि ये यूनियन के प्रतिनिधि हैं। और मैंने आपसे बताया था कि 155 आर्टिकल 155 में जो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इट ऑल्सो हिट द फेडरल स्ट्रक्चर, ऐसा कहा गया ना, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि आप एक बार कहते हो कि हमारे यहां क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, और फिर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कौन होगा? गवर्नर होगा।
और स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्ट करेगी? स्टेट में करेगी, गवर्नर में करेगी। और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? यूनियन का होता है। तो डायरेक्टली पावर किसके पास चला गया है? यूनियन के पास। बोलो भैया। लेकिन मैंने इसका काउंटर आर्गुमेंट आपको ये बताया था कि ये जो भी कार्य करेंगे वो कैसे करेंगे? विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो एक्चुअल पावर जो वेस्ट करता है वो किसमें करता है? सीएम के पास करता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। बोलिए। तो मैंने आपसे ये कहा कि प्रेसिडेंट जब इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं किसके रिपोर्ट पर? ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नर और अदरवाइज कि देयर इज अ सिचुएशन हैज अराइजेस। सिचुएशन क्या हो चुकी है? अराइज हो चुकी है कि जो स्टेट है वो अपने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अपने पास ले सकते हैं। या और मैंने आपको जो बताया था कि आर्टिकल 53 पढ़ते समय मैंने आपसे क्या कहा? आर्टिकल 53 इस बात को मेंशन करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करती है उसमें वो अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उसको संचालित कर सकते हैं, उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कोई भी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट से लिया जा रहा है वो किसमें आ रहा है? प्रेसिडेंट में। तो उस पावर को ये डेलीगेट कर सकते हैं किसको? गवर्नर को कर सकते हैं जो उनके सबऑर्डिनेट्स है, या किसी अदर अथॉरिटी को दे सकते हैं। तो पहला 356 का जो प्रोविजन है वो यहां पे ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है उनकी समस्त शक्तियां जो है वो किसमें निहित हो जाएंगी? राष्ट्रपति में आ जाती हैं। और वो राष्ट्रपति अपने इन कार्यों को किनके माध्यम से? गवर्नर के माध्यम से या अन्य अथॉरिटी के माध्यम से इसे क्या करेंगे? संचालित करेंगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? यानी यहां पे जो रूल किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा। पावर्स को जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय देयर सबऑर्डिनेट्स। तो इनके सबऑर्डिनेट्स कौन है? गवर्नर या कोई अदर अथॉरिटी। इज इट क्लियर? और दूसरी बात जो है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है वो किसमें निहित हो जाएगा? पार्लियामेंट में। कहां पे? पार्लियामेंट में निहित हो जाएगा। यानी जो विधायिका की शक्ति है वो किसमें निहित हो जाएगी? ठीक है। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर्स है कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। तो आपने क्या देखा? दो चीजें। अब आप किसी भी गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स आप देखते हैं ना। सरकार में कितने ऑर्गन्स हैं? 3 है। पहला कौन सा है बेटा? यहां पे आपने देखा पहली चीज कौन सी है? एग्जीक्यूटिव है। दूसरा जो है वो कौन सा है? लेजिस्लेचर है। और तीसरा कौन है? जुडिशरी है। तो यहां पे मैंने आपसे बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो किसमें चली जा रही है? प्रेसिडेंट में चली जा रही है। और वो इसे एक्सरसाइज करेंगे गवर्नर के थ्रू या देयर सबऑर्डिनेट्स। यहां पे लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसके पास चली जा रही है? पार्लियामेंट के पास चली जा रही है और पार्लियामेंट उसे एक्सरसाइज करेगा। लेकिन जुडिशरी वहीं के प्रोवाइजो में बता दिया गया है द पावर विच इज एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशरी आर हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी विथड्रॉन, कैन नॉट बी डेलीगेट्स। ये क्या नहीं किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब इमरजेंसी के प्रोविजन में हाई कोर्ट्स के जो पावर है वो हाई कोर्ट ही एक्सरसाइज करेगा, वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, उसे लिया नहीं जा सकता, उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अदरवाइज बोलो, जबकि ये लेजिस्लेटिव पावर्स कहां पे चला गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो पार्लियामेंट में चला गया और इनका पावर जो है वो कहां चला जा रहा है? क्लियर हो गया? यहां तक इतनी बातें क्लियर है या नहीं है आपकी? बोलो भैया। डन? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अब जरा देखो फिर से प्रोविजन क्या कह रहा है कि ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नर्स और अदरवाइज व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेटिस्फाइड। किस बात के लिए सेटिस्फाइड है? कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज कर चुकी है। और सिचुएशन कौन सी अराइज कर चुकी है? कि आपको कोई डायरेक्शन दिया गया है, वो डायरेक्शन आपने फॉलो नहीं करा है। बोलो भैया। जो डायरेक्शन दिया गया है 365 में उसको आपने फॉलो नहीं किया, या ऐसी कंडीशन आपकी अराइज कर रही है। कौन सी कंडीशन? 2 कंडीशन बताया था 355 में। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? इस बात को इंश्योर करेगा। तो यूनियन इंश्योर नहीं कर पा रही है कि आप संविधान के अनुरूप चल पा रहे हैं, या गवर्नर
जो रिपोर्ट कर रहा है तो उसका मटेरियल क्या होगा, किस बात पर ऐसी चीजों को रिपोर्ट करेंगे वो, द मटेरियल एंड कंटेंट ऑफ द सच रिपोर्ट, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, किस ग्राउंड्स पर इस बात को बताया जा सकता है। तो पहली चीज मैंने आपको बताया कि यदि कोई जनरल इलेक्शन हो, जनरल कोई इलेक्शन हुआ है और कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, यदि इलेक्शन हो गया है स्टेट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ और उसमें कोई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वहां पे क्या लागू कर सकते हैं, इस बात को रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल वहां पे अप्लाई हो सकता है। बोलो भैया। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन, कि जो स्टेट गवर्नमेंट में मेजॉरिटी की सरकार है वहां पे जो उसके मेंबर्स हैं वो डिफेक्टेड हो चुके हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनकी मेजॉरिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाउस में वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके आधार पर भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है, वहां पे लागू किया जा सकता है। तीसरा, यदि कोई गवर्नमेंट जो है वो कार्य तो कर रही है, मेजॉरिटी में भी है, लेकिन वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कार्य कर रही है। ये कैसे कार्य कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, तो इस बात की भी क्या की जा सकेगी, रिपोर्ट की जा सकेगी। पहला मैंने आपसे क्या बताया, कोई भी पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट्स को फॉर्म कर सके। दूसरा, कि जो गवर्नमेंट्स चल रही थी उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफेक्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, अभी मेजॉरिटी में नहीं रह गए। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी में तो है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इथोस हैं, जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। एंड अगेन क्या प्रोविजन है, द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इश्यूड, और जो यूनियन ने उनको डायरेक्शंस दिए हैं उस डायरेक्शन को वो फॉलो नहीं कर रहे, ओबे नहीं कर पा रहे, या कोई ग्रेव चार्ज लगा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो करप्शन का, किसका लगा है चार्ज उनके ऊपर। तो ये मटेरियल्स हैं जिनके आधार पर गवर्नर इस बात की रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस बात को क्या कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेटिव मैं ग्राउंड्स आपको बता रहा हूं और इस ग्राउंड्स के आगे भी कुछ इलस्ट्रेशन है आपके पास जहां पे इन्हें लागू किया जा सकता है। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी गवर्नमेंट्स जो है वो, जो पार्टियां हैं वो जब चुनाव जीत करके आई हैं तो कोई भी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट्स फॉर्म करने की क्षमता में नहीं है, हैसियत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताया था, महाराष्ट्र की जो कंडीशन थी वो वहां पे ये मेंशन किया गया। अभी इसका जो पिछला इलेक्शन जो महाराष्ट्र की क्राइसिस चल रही है उसमें यही तो हुआ था, यानी भाजपा को 105 सीटें मिली थी, एनसीपी को अलग मिली थी, शिवसेना को अलग मिली थी, यानी फ्रैक्चर्ड मैंडेट था वहां पे। और ऐसी स्थिति में ये ग्राउंड्स हो जाता है कि वहां पे कोई भी गवर्नमेंट यदि कोई भी पार्टी यदि गवर्नमेंट्स को फॉर्म नहीं कर पा रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए। बोलो भाई, एमपी की कंडीशन में देखो कि यदि कहीं पे यदि कोई डिफेक्टेड हो गया और गवर्नमेंट जो है वो कहां पे चली गई, मेजॉरिटी में नहीं रह गई है अब, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। क्लियर है यहां पे इतनी बातें। चलिए, तो ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जा सकेगा, लागू किया जा सकेगा। और ये जो प्रोक्लेमेशन दिया जा रहा है, ऐसा प्रोक्लेमेशन कितने दिन के भीतर, 2 मंथ्स में इसे किसके सामने रखना होगा, किससे अप्रूव्ड होना होगा, आरएस से और किससे, एलएस से। तो लोकसभा और राज्यसभा इसे क्या करना होगा, से अप्रूव्ड होना होगा। बोलो बेटा, कितने दिन के भीतर, ऐसे डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के भीतर, विद इन 2 मंथ्स। मैं नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कितना, 1 मंथ, और यहां पे कितना है आपका। चलिए, अब ये लोकसभा और राज्यसभा से इसे क्या होना होगा, अप्रूव्ड होना होगा, ऐसा जो प्रोक्लेमेशन आया हुआ है। इनकेस यदि लोकसभा जो है अप्रूव्ड किए बिना ही वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया। तो इसकी फर्स्ट सिटिंग से
इस एस की फर्स्ट सिटिंग से कितने दिन के भीतर? 1 मंथ में इसका अप्रूवल हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी? सीज टू ऑपरेट हो जाएगी। फिर से देखिए एक बार, मैंने आपसे क्या कहा कि ये प्रोक्लेमेशन है किसका? ये 356 का। ये किसने किया हुआ है? प्रेसिडेंट महोदय ने किया है। तो डेट ऑफ जो प्रोक्लेमेशन है इसके 2 महीने के भीतर ये किससे अप्रूव्ड हो जाना चाहिए? आरएस से और एलएस से। और मान लीजिए कि इस 2 महीने के पहले ही बिना अप्रूव किए हुए ही उससे लोकसभा क्या हो जा रही है? डिसॉल्व हो जा रही है, और उसे राज्यसभा के द्वारा क्या कर दिया गया है? अप्रूव कर दिया गया है। तो वो कंटिन्यू तो हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन यहां पे, और ये जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 मंथ्स हो सकता है। मैंने आपसे बताया था कि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम अंतराल हो सकता है वो कितना हो सकता है? यानी डिसॉल्व होने और रिकॉन्स्टिट्यूट होने तक का जो अधिकतम 2 सेशन के बीच में डिफरेंस हो सकता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है। तो यहां पे इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद से फिर क्या हुआ? जब वो रीअसेंबल हो रही है फर्स्ट सिटिंग की डेट से 30 दिन के भीतर यदि वो उसे अप्रूव नहीं कर देती है तो वो क्या हो जाएगा? सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। और यदि अप्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा 6 मंथ के लिए। कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए बढ़ेगा। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि यहां पे 356 के अंतर्गत कितना? 356 के अंतर्गत जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है ऐसे प्रोक्लेमेशन का वो कितना है? 3 इयर्स का है। मैक्सिमम कितना है? 3 इयर्स प्रोक्लेमेशन है। मैंने फिर आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाते समय नेशनल इमरजेंसी में बताया था कि यदि ऐसा अप्रूवल किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, तो कब तक किया जा सकता है इसे? अनलिमिटेड टाइम। देयर इज नो एनी टाइम और टेन्योर फिक्स्ड। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है, जबकि यानी 352 के अंतर्गत जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा रही है वहां पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका मतलब उसे 6 महीने के भीतर यदि आप अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए। ये मैक्सिमम कैप वहां पे नहीं दिया गया। जबकि 356 में क्या बताया गया है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है आपकी? 3 इयर्स की है। इसका एक ही एक्सेप्शन आपको मिला हुआ है, वो पंजाब में मिला हुआ है, जहां पे 5 वर्ष के लिए इसका जो वायलेशन हुआ है मैक्सिमम 3 इयर्स का, जो 87 से लेकर के 92 तक में आया हुआ था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैक्सिमम कितना है? 3 मंथ्स, सॉरी 3 इयर्स। और लेकिन जरा देखिए, 1 साल से ऊपर कितना? 1 ईयर जो है आपका, इसके ऊपर अधिकतम तो कितना हो सकता है? 3 साल। लेकिन 1 साल से ऊपर यदि प्रेसिडेंट रूल को लागू करना होगा तो यहां पे 2 बातें पहले होनी चाहिए। कंडीशन प्रेसिडेंट है। ये क्या है आपकी? कंडीशन प्रेसिडेंट है। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बात लाई गई है आपकी? मैं 3 से 5 की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा लाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिए आप लोग, ठीक है? कौन सा है आपका? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैंने आपसे ये कहा कि 1 साल के ऊपर ये तभी आगे बढ़ेगा जब 2 कंडीशन प्रिवेल करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? देयर इज ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ऑलरेडी आपकी क्या है? नेशनल इमरजेंसी है, एग्जिस्ट कर रही है ना? एंड वर्ड जो यूज हुआ है बेटा, यहां पे क्या हुआ है? एंड। आर वार नहीं है वहां पे, ओ आर नहीं है, यहां पे एंड है, कंजंक्टिव वर्ड लिखा हुआ है। और वहां पे ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को सर्टिफाई करे। किस बात को? इलेक्शन कमीशन यदि इस बात को सर्टिफाई कर देता है कि देयर इज अ डिफिकल्टी टू कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तब ऐसी स्थिति में ये 1 साल से आगे बढ़ेगा। ये बातें क्लियर हो गई आपको? तो मैंने आपसे क्या बताया? थोड़ा सा टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात को फिर से एक बार समझ लो। मैंने आपसे क्या कहा
कि जो प्रोक्लेमेशन पास हुआ है उससे 2 महीने के भीतर, यही टाइम आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है, 2 महीने के भीतर उसे क्या हो जाना चाहिए, आरएस और एलएस से अप्रूव हो जाना चाहिए। चलो मान लो कि एलएस जो है वो क्या हो गई बेटा, डिसॉल्व हो गई, तो ऐसी स्थिति में आरएस ने उसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ तो जाएगा। लेकिन जब एलएस फिर से आपकी रिकंस्टिट्यूट होगी आपकी, तो और ये अधिकतम कितने दिन में हो सकती है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम हो सकता है 6 महीने, तो 6 महीने में ही आना होगा इनको। तो चलिए ये कितना हो गया, 6 मंथ। और फिर देखिए कि जब यहां पे लोकसभा की पहली सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग हो रही है, उसके कितने दिन के भीतर बेटा, 1 मंथ के भीतर उसे क्या कर देना है, अप्रूव कर देना है। क्लियर हुआ? तो 2 महीने इधर, 6 महीने अधिकतम इधर और 1 महीने इधर। क्लियर हुआ? ये टेन्योर आपको याद है? अच्छा, अब जब यहां से अप्रूव हो गया तो कितने दिन के भीतर, कितने दिन के लिए, 6 मंथ। फिर कितना, 6 मंथ। बोलो, तो ऐसे ही आप अप्रूव करते जाओगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, यही होगा। और यहां पे मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, 1 2 3, ठीक है ना। मैक्सिमम कोई प्रोक्लेमेशन कितने दिन तक रह सकती है, तो 1 ईयर इधर, 1 ईयर इधर, 1 ईयर इधर, 3 हो गया। लेकिन फिर यहीं पे प्रोवाइजो लग गया है कि एक के बाद बेटा आगे तभी बढ़ेंगे आप जब यहां पे 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इलेक्शन करवा लीजिए, फिर से देख लीजिए कि क्या स्थिति है यहां पे, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन कौन सी है जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पे लाएगी। पहली कंडीशन क्या, कि आपके यहां ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है, और एंड क्या है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को सर्टिफाई कर रहा है कि भैया नहीं हो सकता है चुनाव। क्लियर हुआ? यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको? बोलो बेटा, इज इट क्लियर? चलिए, तो मैं आपसे बता रहा हूं ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली बार में। और नेशनल इमरजेंसी में मैंने बताया था कि ये कितने दिन के भीतर अप्रूव हो जानी चाहिए, 1 मंथ के भीतर होनी चाहिए। 352 में जो बता रहा था वहां पे कितना था, यहां पे कितना है, 2 मंथ है। वहां बाकी सेम है, वही बाकी जो है आपका आगे क्या है, सेम है। और फिर देखिए मैंने आपसे बताया था, थोड़ा सा अंतर देख लीजिए यहीं पे, ये जो है आपका नेशनल इमरजेंसी है और ये दूसरा आपका क्या है, फेलियर ऑफ द, यानी ये प्रेसिडेंट रूल है आपका, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये कौन सा है आपका, 352 में बात कर रही है, और ये कहां पे है, 356 में ये बात किया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला अंतर देखिए यहां पे और वहां पे क्या अंतर है। यहां पे पहला अंतर है कि जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, यहां पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर मिल जाता है, 352 में भी मिलता है। लेकिन यहां पे जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट हैं, वहां पे उनको जो पावर मिलता है वो कैसा मिलता है, कॉन्करेंट पावर मिलता है। कैसा पावर मिलता है, कॉन्करेंट। इसका मतलब स्टेट भी लॉ बना सकता है, और कौन बना रहा है लॉ, यूनियन भी बनाता है बेटा, ठीक है। जबकि यहां पे जो पावर मिला है वो कैसा मिला है इसको, यहां पे कौन बना रहा है, ये कौन बना रहा है, सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। कौन बना रहा है, पार्लियामेंट, वो उस समय तक की स्थिति है तो, ठीक है। चलिए, एक अंतर हुआ, तो यहां पे कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। कॉन्करेंट पावर यहां पे नहीं है, यानी होल पावर इसको मिल जा रहा है, किसको मिल जा रहा है, पार्लियामेंट को लॉ मिल जा रहा है। यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी है, पहला अंतर हुआ। दूसरा कि यहां पे 1 महीने के भीतर उसका अप्रूवल होना, फर्स्ट 1 मंथ, और यहां पे कितना, फर्स्ट 2 मंथ में करना होगा। बोलो बेटा, यहां ये बात क्लियर है? और फिर अंतर क्या है जरा, ये 352 में और 356 में। यहां पे देखिए कि यहां पे होल ऑफ द स्टेट्स के जो रिलेशन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी यूनियन और स्टेट्स के जो रिलेशन है एज अ होल क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यानी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपने लगा दिया, तो इसमें जो रिलेशन हो रहा है यूनियन का और किसका, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो एज अ होल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जबकि 356
जिस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसी स्टेट्स के रिलेशंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तीसरा अंतर हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? अगेन मैंने आपसे कहा कि जब आप 352 अप्लाई करते हो तो यहां पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे बताया था जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो 358 बताया था और 359 बताया था। 358 में बताया था कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है, जबकि अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द 20 and 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। जबकि जहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो रहा है वहां पे फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बात आपको क्लियर हुई? तो ये सारे अंतर आपको समझ में आए, नहीं आए? बोलो भैया। और अंतर है आपका, देखिए यहां पे मैंने आपसे बताया था कि जो अप्रूवल किया जा रहा है कितना 1 मंथ पे, यहां पे जो एलएस और आरएस जो अप्रूवल करेगा वो किस मेजॉरिटी से करेगा बेटा? वो स्पेशल मेजॉरिटी से करेगा। किससे करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से करेगा। इसका मतलब क्या? स्पेशल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी एंड लेस देन द टोटल मेजॉरिटी, ठीक है, ऑफ दैट हाउस। जबकि यहां पे जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। ये यहां पे जो अप्रूवल होगा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वो किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। और यहां पे जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव्ड होना होगा। फिर मैंने आपको बताया था, बोलो भैया, ये अंतर समझ में आया आपको? तो ये फर्क थोड़ा सा समझ में रखिएगा यहां पे। और ये बात जो है उसको कॉन्करेंट पावर मिलता है, ये बात आपको कहां स्पष्ट हो जाएगी? जब आप 251 पढ़ते हैं तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। 251 में ये बात बता दिया गया कि 250 के अंतर्गत यदि कोई लॉ बनाया गया है, और 250 में कब लॉ बनता है? जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है। और पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया गया और स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ के बीच में यदि कोई रिपगनेंसी है, कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो विच लॉ विल प्रिवेल? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा। क्लियर हुआ? यहां पे ये 251 इस बात को इंश्योर करता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया कि ये अंतर है। चलो भैया, तो ये जो प्रोक्लेमेशन है वो प्रोक्लेमेशन हो गई, रेटिफाइड हो गई। रेटिफाइड होने के बाद कहां तक पहुंच सकती है? वो अप्रूव्ड हो गई, कहां तक पहुंचेगी? 1 ईयर। 1 ईयर के बाद वो आगे तभी बढ़ेगी जब 2 कंडीशन आपकी प्रिवेल करेंगी। चलिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना? 3 इयर्स का, बोलो। और एक बार मैंने आपको बताया कि ये 5 साल के लिए लगाई गई, कहां पे? पंजाब में, ठीक है ना? चलिए, अब जरा देखिए इससे क्या किया जा सकता है? ऐसा किसी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस के द्वारा इसे रिवोक किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। इसे क्या किया जा सकेगा? प्रेसिडेंट के किसी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा क्या किया जा सकेगा? रिवोक किया जा सकेगा। अगेन एक अंतर है आपका 352 में और यहां पे। मैंने आपसे वहां कहा था नेशनल इमरजेंसी के दौरान कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य जो है अपने लिखित हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को जब सेशन में नहीं है या स्पीकर को जब वो सेशन में है ऐसे विशेष अधिवेशन में ला करके उसका अनुमोदन कर सकते हैं, उसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। जबकि इन अ केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल ये बात नहीं है, वहां पे ये बात नहीं समझ में आई। तो वहां पे लोकसभा भी इस बात को क्या कर सकती है? डिसअप्रूव कर सकती है। जबकि 356 में ये प्रेसिडेंट बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन ही इसे समाप्त करेगा। क्लियर है? और या तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा वहां पे लोकसभा डिसअप्रूव करेगी, लेकिन अलग से कोई प्रोविजन यहां पे नहीं दिया गया है। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? अच्छा, यदि इस दौरान जो लॉ बनाया गया है, जो ऐसे प्रेसिडेंट रूल के दौरान यदि कोई लॉ बनाया गया है, तो वो लॉ ऐसा इमरजेंसी, ये जो आपके प्रेसिडेंट रूल है समाप्त होने के बाद भी जो है वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा, जब तक कि उसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिपील ना कर दिया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मैंने आपसे क्या कहा कि ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल यदि कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया है, पार्लियामेंट लॉ बनाया है,
तो जब ऐसा प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाता है तो भी ये जो लॉ है वो क्या करेगा, कंटिन्यू होगा, जब तक कि इस लॉ को क्या ना कर दिया गया हो, समाप्त ना कर दिया गया हो। क्लियर है? और ये बात आपकी कहां पे मेंशन किया गया है? 357 में ये बात बता दी गई है। कहां पे बताया गया है? 357 में ये बात मेंशन है। आप तो मैं आपको बताया, तो क्वेश्चन ये है, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ, मैंने आपको बताया। और इसके लिए जो एक लैंडमार्क केस है आपकी, वो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले की कहानी आप सारी चीज देख लीजिएगा, ठीक है। पहले की कहानी यानी फर्स्ट टाइम जो है वो पंजाब में 51 में ही लागू कर दिया गया था, एक बार मतलब 1 साल के बाद ही इसे लागू किया गया था। और मैक्सिमम टाइम जो है वो एक बार में वो पंजाब में ही लागू किया गया, और ठीक है, कम हो या बेस सारे राज्यों के द्वारा इसे क्या किया गया है, यूटिलाइज किया है। एसआर बोम्मई की केस में इसे क्या किया गया, गाइडलाइन इशू किया गया। और यहां पे बताया गया द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर नहीं। यदि ऐसा सेटिस्फैक्शन जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है या मैलाफाइड है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जा सकेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? और इसी एसआर बोम्मई की केस में जो गाइडलाइन इशू किया गया था, और इसी केस में मैंने आपसे बताया था कि सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था। और इसी केस में बता दिया गया कि यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यदि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कार्य कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है अप्लाई किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जा सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट काम कर रही है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कार्य कर रही है। तो बोलो भैया आगे। मैंने आपसे बताया था ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए उनके बारे में। पहला जो बता रहा हूं कि सीएम हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, यदि सीएम जो है अपनी मेजॉरिटी को क्या कर चुका है, लॉस्ट कर चुका है, अपनी सपोर्ट्स को यदि खो चुका है, तो इट शुड बी डिसाइडेड नॉट इन चैम्बर्स ऑफ अ गवर्नर बट इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी ये गवर्नर के चैम्बर में ये बात डिसाइड नहीं होगी कि उसने अपनी मेजॉरिटी को लॉस कर दिया है। ये बात कहां डिसाइड होगी, ये फ्लोर टेस्ट पे होगा, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ और जहां पे उसके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाएगा। तो पहली चीज है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसी जगह पे जहां पे आपको यह बताया जा रहा है, रिपोर्ट दिया जा रहा है कि यहां सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है। फर्स्टली यू हैव टू इंश्योर बिफोर गिविंग द रिपोर्ट्स, क्या करवाएंगे आप, फ्लोर टेस्ट करवाइए। अब आप खुद इस बात से इंश्योर होइए, तब आप ऐसी बातों की रिपोर्ट करिए। अगेन गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंस्टॉलिंग द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। यानी गवर्नर जो है इस बात को क्या करे, इंश्योर करे, और इस बात की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करे कि कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स जो है वो क्या कर सकती है, वहां पे अपनी गवर्नमेंट्स को फॉर्म कर सकती है। क्लियर हुआ? यानी ऐसे ही नहीं कि पहली बार में आप उसे चुगलखोर लड़कों की तरह तुरंत 2 मिनट में बता दीजिए कि रिपोर्ट दे दीजिए कि ये जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही। तो फर्स्टली यू हैव टू इंश्योर, ठीक है। और फिर यहां पे ये बताया गया कि जो एडवाइस किया जा रहा है प्रेसिडेंट को, जो एडवाइस किया जा रहा है, एड एंड एडवाइस, और यहां पे जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन उनका अपना नहीं, वो सेटिस्फैक्शन कैसा है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है। कैसा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उन्हें क्या एडवाइस किया है, ये जब आप 74(2) पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो, 74 का क्लॉज 2, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एड एंड एडवाइस किया है, इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये 74 के क्लॉज 2 में लिखा गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये मेंशन किया कि ठीक है भाई, जो एडवाइस दी गई है वो बाहर है, लेकिन ये जो एडवाइस जिस मटेरियल पर दी गई है, जिस बेसिस पर दिया गया है, बेसिस क्या है, ठीक है ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एडवाइस। ये किसका पार्ट नहीं है, एडवाइस का पार्ट नहीं है, और बेसिस ऑन विच सच एडवाइस हैज गिवन,
वो मटेरियल्स क्या है, वो कंटेंट्स क्या है, इट शुड बी जेन्युइन। ये क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ये ऑथेंटिक होना चाहिए। और इस कंटेंट या मटेरियल्स को आपको बताना होगा। मैं एडवाइस आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपने जो आधार दिए हुए, जिन आधारों पर ऐसी एडवाइस किया है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एडवाइस एंड इट कैन बी रिव्यूड। तो उसे क्या किया जा सकेगा, रिव्यू किया जा सकेगा। बात समझ पाए आप लोग। अगेन क्या है नेक्स्ट जो आपका है ग्राउंड्स जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बोलिए। बहुत सारे ग्राउंड्स मैंने आपको बताए। तो यहां पे जब प्रेसिडेंट रूल आप लागू करते हैं तो जनरली ये स्ट्रक्चर था कि जैसे ही आपने प्रेसिडेंट रूल लागू किया वैसे ही आपने लेजिस्लेचर को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। समझिए इसे। देखिए आज की डेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया गया, आज डिक्लेयर कर दिया गया, और कल ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और अभी ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये जरा देखो, ना तो आरएस से और ना ही एलएस से, अभी इसको अफर्म नहीं किया गया है, अप्रूव नहीं किया गया है। मेरी बात आप समझ पाए, नहीं क्लियर हुआ? तो आज की डेट में प्रोक्लेमेशन हो रहा है, प्रेसिडेंट रूल को लागू किया गया और कल ही इसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और बाद में पता चला कि ये इससे अप्रूव भी नहीं हो पाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया कि जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये प्रोक्लेमेशन अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड रहेगी, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और यदि इसे मैलाफाइडली यदि डिसॉल्व किया है तो उसे रिवाइव किया जा सकता है, उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगेन अगला जो ग्राउंड है आपका, अब ये देखो आपका क्या है, सेंटर है। बोलो बेटा, सेंटर। अचानक एक गवर्नमेंट बनी आपकी सेंटर में, एक दूसरी पार्टी बन गई, एक हाइपोथेटिकल पार्टी बना दे रहे हैं आपकी यक्स पार्टी, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अभी सारे स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है, वाई की है। किसकी है, ये वाई की है। 16, 17, 18 राज्यों में वाई गवर्नमेंट है। बोलो भैया, तो सेंटर और स्टेट्स में, सेंटर में कौन आ गया, एक्स पार्टी। यहां पे कौन सी पार्टी आ गई आपकी, वाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो इनके और इनके बीच में क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। ये चाहेंगे कि स्टेट में भी क्या हो, यही आए। तो ऐसी स्थिति में ये इस को डिसॉल्व करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। और यहां पे भैया ये जो गवर्नर है इन्हीं के प्रतिनिधि हैं। यहां पे जो गवर्नर है, जैसे ही आप देखिए कि केंद्र में सत्ता बदलती है वैसे गवर्नर चेंज हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो अब यहां पे पहुंच कौन गया है, गवर्नर। और ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है, यूनियन के। और यहां पे कौन आ गया आपका, गवर्नर। बोलिए, तो इनको इनके फेवर की रिपोर्ट मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, इनके फेवर की रिपोर्ट मिलेगी यहां से। अब जरा देखिए, यदि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को वायलेट करते हुए यदि कोई ऐसी रिपोर्ट करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, ये क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में यदि ऐसा कार्य हो रहा है, तो कह रहे हैं कि कोई होलसेल नहीं चल रहा है कि सारे के सारे राज्यों को एक साथ आप क्या कर दें, भंग कर दें आप। तो उसमें बता दिया गया कि ऐसा, एसआर मुंबई के केस में बताया गया कि एज अ होलसेल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कई राज्यों की विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बात समझ पाए? और ये इतिहास क्यों आया था, मैं आपको बता रहा था। 77 में और 80 में 9 राज्यों में ये एक साथ क्या कर दिया गया, डिसॉल्व करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो ये बताया कि होलसेल कार्य आप नहीं करोगे। इज इट क्लियर और नॉट? अगेन वन,
मैंने आपसे कहा द पावर ऑफ द अंडर द आर्टिकल 356 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ठीक है ना, ये जो पावर आपको प्रेसिडेंट महोदय को दिया गया है यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ना कि एब्सोल्यूट पावर है। ये पावर जो है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ठीक है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज अ प्री कंडीशन टू फॉर्म अ सेटिस्फैक्शन टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। बोलो बेटा, कि क्या कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज अ प्री कंडीशन, यानी जिस मटेरियल के आधार पर उन्होंने अपना ऐसा सेटिस्फैक्शन बनाया है वो उसकी प्री कंडीशन है। तो पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं, वो बेसिस है, तभी आप ऐसा प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो कहां पे दिया गया है, ये एसआर मुंबई के केस में दिया गया था प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और सरकारिया कमीशन की भी रिकमेंडेशन है इस पर। ओके, सेंटर स्टेट पे जो सरकारिया कमीशन। तो 356 यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। थैंक यू।